सोचिए, हिंद महासागर की गहराइयों में एक ऐसी घटना घटती है जिसने दुनिया भर की नेवीज को हिला के रख दिया। एक युद्धपोत जो एक शांतिपूर्ण नौसैनिक अभ्यास से लौट रहा था, अचानक बिना किसी चेतावनी के गायब हो गया। ये कहानी है आइरिस डेना की और उसके बेहद खामोश अंत की। और ये जो शब्द है ना, ये अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ के हैं, और ये इस पूरी घटना की गंभीरता को बिल्कुल साफ साफ हमारे सामने रख देते हैं। एक खामोश मौत, मतलब ये सिर्फ एक मिलिट्री हमला नहीं था, बल्कि दशकों से चले आ रहे नेवल वॉरफेयर के नियमों को बदलने वाला एक बहुत बड़ा मोमेंट था। तो सवाल ये उठता है कि बस कुछ ही हफ्तों के अंदर एक मेहमान युद्धपोत दुश्मन का निशाना कैसे बन गया। ये टाइमलाइन पूरी कहानी बयां करती है। देखिए, 25 फरवरी को आइरिस डेना भारत के साथ जश्न मना रहा था। 28 फरवरी को मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ गई और 4 मार्च आते आते वो जश्न हिंद महासागर की गहराइयों में एक टॉर्पेडो से खत्म हो गया। मतलब हालात इतनी तेजी से बदले कि यकीन करना मुश्किल है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और इस हमले के हिस्टोरिकल महत्व को समझते हैं। ये सिर्फ एक जहाज का डूबना नहीं था, ये दशकों में अपनी तरह की पहली घटना थी जिसने नेवल वॉरफेयर के तौर तरीकों पर नए सवाल खड़े कर दिए। अब देखिए, ये बात वाकई हैरान करने वाली है। इसका जरा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझिए। एक अमेरिकी पनडुब्बी ने आखिरी बार 1945 में, यानी वर्ल्ड वॉर II के बिल्कुल अंत में, किसी दुश्मन के जहाज को टॉर्पीडो से डुबोया था। और अगर पूरी दुनिया की बात करें तो 1982 के फॉकलैंड्स वॉर के बाद यह पहली बार था जब किसी पनडुब्बी ने ऐसा किया हो। इससे पता चलता है कि मॉडर्न वॉरफेयर में इस तरह के हमले कितने रेयर हैं। तो उस दिन यानी 4 मार्च को आखिर हुआ क्या था? आइए इस हमले की बारीकियों को समझते हैं कि इसे अंजाम कैसे दिया गया। तो ये हैं इस हमले की मोटी मोटी बातें। निशाना था ईरान का फ्रिगेट आइरिस डेना, हमलावर अमेरिकी नेवी की सबमरीन USS शार्लेट, और जगह श्रीलंका के तट से बस थोड़ी ही दूर इंटरनेशनल वाटर्स में। अच्छा, जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ ना, वो कोई मामूली बम नहीं था। वो था मार्क 48 टॉर्पीडो, एक बेहद सोफिस्टिकेटेड और जानलेवा हथियार। और इसकी खासियत ये है कि ये सीधे जहाज से टकराता नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा खतरनाक तरीके से काम करता है। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, ये टॉर्पीडो जहाज के ठीक नीचे जाकर फटता है। इससे पानी के अंदर एक बहुत बड़ा गैस का बुलबुला बनता है जो जहाज को नीचे से ऊपर की तरफ उछालता है और लिटरली उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है। और यही वजह है कि आइरिस डेना इतनी तेजी से और इतने भयानक तरीके से डूब गया। और इस प्रिसाइज मिलिट्री स्ट्राइक का नतीजा बहुत ही भयानक था। 87 से ज्यादा सेलर्स ने अपनी जान गंवा दी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन परिवारों और जिंदगियों की कहानी है जो उस एक पल में हमेशा के लिए बदल गईं। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि कैसे इस एक हमले ने पूरे संघर्ष का दायरा ही बदल दिया और इसे एक बिल्कुल नए ज्योग्राफिकल एरिया में सीधे सीधे भारत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। ये समझना बहुत जरूरी है कि आइरिस डेना उस इलाके में था ही क्यों। वो कोई घुसपैठिया नहीं था। उसे इंडियन नेवी ने एक बड़े इंटरनेशनल अभ्यास मिलन 2026 में हिस्सा लेने के लिए बुलाया था। वो भारत का मेहमान था, कोई दुश्मन नहीं। और ये देखिए, ये मैप दिखाता है कि ये कितनी बड़ी स्ट्रेटेजिक छलांग थी। लड़ाई असल में मिडल ईस्ट में चल रही थी, जिसे अमेरिकी सेंटकॉम कमांड देखता है। लेकिन ये हमला हुआ हजारों मील दूर हिंद महासागर में, जो इंडो पैसिफिक कमांड के अंडर आता है और सीधे सीधे भारत का स्ट्रेटेजिक इलाका है। ये किसी शतरंज की बिसात पर एक बिल्कुल अनसोची चाल चलने जैसा था। तो जाहिर है इस घटना ने भारत को एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया। एक तरफ आपका मेहमान है जिस पर हमला हुआ है, और दूसरी तरफ आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जिसने यह हमला किया है। भारत के डिफेंस सर्कल में इसको लेकर जो चिंता थी, वो इंडियन नेवी के एक फॉर्मर चीफ एडमिरल अरुण प्रकाश के एस्कॉर्ट से साफ जाहिर होती है। संदेश एकदम क्लियर था, ये लड़ाई अब भारत के बहुत ज्यादा करीब आ चुकी थी और इसे लेकर गहरी नाराजगी थी। और सिर्फ वही नहीं, एक और बहुत जरूरी पर्सपेक्टिव आता है भारत के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी कर्नल सिब्बल का। उनका कहना था कि क्योंकि भारत ने उस जहाज को बुलाया था, तो कहीं ना कहीं एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभ्यास के नियमों के तहत जहाज पर भारी हथियार नहीं थे, जिस वजह से वो एक बहुत आसान निशाना बन गया। तो ये सब मिलकर नई दिल्ली के लिए एक बहुत ही पेचीदा बैलेंसिंग एक्ट बन गया।
एक तरफ अमेरिका के साथ बढ़ती स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, दूसरी तरफ ईरान के साथ पुराने रिश्ते और एनर्जी की ज़रूरतें हैं। और इन सब के बीच भारत का अपना सपना है हिंद महासागर में एक लीडिंग पावर बनने का। और मामला और उलझ गया जब भारत ने एक और ईरानी युद्धपोत आयरिस लावान को कोच्चि में डॉक करने की इजाज़त दे दी। अच्छा, इस घटना का असर सिर्फ डिप्लोमेसी तक ही सीमित नहीं था। चलिए अब इसके जो फॉरेन इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक नतीजे हुए उन पर एक नज़र डालते हैं। ज़रा इस चार्ट को देखिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जो दुनिया के सबसे अहम एनर्जी रूट्स में से एक है, वहां से जहाज़ों का गुजरना लगभग बंद हो गया। लड़ाई से पहले जहां रोज़ औसतन 75 जहाज़ गुजरते थे, बाद में ये नंबर गिरकर सिर्फ 5 रह गया। ये ग्लोबल एनर्जी सप्लाई के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और इसका सीधा सीधा असर पड़ा भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर। ये डोनट चार्ट दिखाता है कि भारत की एलएनजी सप्लाई लाइन कितनी ज्यादा नाजुक हो गई थी। लगभग 20% जहाज तो खाड़ी में ही फंस गए थे और करीब करीब आधे जहाज हफ्तों दूर थे। ये एक बड़े सप्लाई क्राइसिस की तरफ इशारा कर रहा था। अब दुनिया भर से भी रिएक्शंस तेजी से आने लगे। श्रीलंका ने तुरंत एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया। ईरान ने इसे समुद्र में एक जुल्म करार दिया। और एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने यह कंफर्म किया कि उसके कुछ नेवी के लोग ऑकस डील के तहत उसी अमेरिकी पनडुब्बी पर मौजूद थे, जिसने इस पूरी घटना में एक और लेयर जोड़ दी। तो ये सब कुछ हमें एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल पर लाके खड़ा कर देता है, भारत के रोल को लेकर वर्ल्ड स्टेज पर। यह घटना सिर्फ एक संकट नहीं थी, बल्कि एक इम्तिहान भी थी। सीधे शब्दों में कहें तो ये घटना भारत की फॉरेन पॉलिसी और उसके स्ट्रेटेजिक गोल्स के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट केस है। जब आपके बुलाए हुए मेहमान का जहाज आपके ही बैकयार्ड में डुबो दिया जाता है, तो इस इलाके में एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर आपकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठना लाजमी है। तो हम इसी सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। जैसे जैसे दुनिया भर के संघर्ष भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, क्या वो न्यूट्रल बने रहने का जोखिम उठा सकता है, या फिर अब वक्त आ गया है कि भारत इस क्षेत्र में एक डिसाइसिव लीडरशिप की भूमिका अपनाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। ऐसे ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।